जी, नमस्ते। सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। जीव कल्याण समिति एवं स्वामी यज्ञदेव जी जिन्होंने मुझे यह अनुसंधान के परिणामों को आपके सामने प्रस्तुत करने का अवसर दिया, उनको तहे दिल से आभार। क्योंकि थोड़ा टेक्निकल एरर था तो क्षमा चाहूंगी कि कुछ समय हमारा व्यर्थ गया। अब बिना किसी समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं। तो यह अनुसंधान जो है ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित हवन यानी यज्ञ पर एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट और उसकी केमिकल कैरेक्टराइजेशन के करने के उद्देश्य से चालू हुआ। इसमें मेरे साथ में 4 जने और थे, तो ये पूरा टीम था, खाली मेरा अकेले का प्रयास नहीं था। मुख्य टीम तो 4 जनों का था, लेकिन उसके अलावा 100 से भी ज्यादा लोगों ने इसमें अपनी आहुति दी है, अपने ज्ञान आहुति दी है, कर्म आहुति दी है। तो उन सबके सफल प्रयास के कारण ही बहुत शुद्ध परिणाम आ पाए हैं और विश्व स्तर का यह काम हो पाया है। तो मैं सर्वप्रथम उन सभी को धन्यवाद देते हुए अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर रही हूँ। तो आज हम सभी जानते हैं कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तल प्रदूषण, मतलब प्रदूषण के हमारे पंच महाभूतों में से इन तीनों का प्रदूषण तो हो ही चुका है। और इसके अलावा अब स्पेस यानी आकाश तत्व का भी प्रदूषण चरम सीमा पर चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम सभी जानते हैं कि हमारा यह मानव शरीर, दुर्लभ शरीर जो है, पंच महाभूतों से बना हुआ है। वही हमारा आधार है। अगर पंच महाभूत ही अगर पोल्यूटेड हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे, तो इसी कारण ही सभी प्रकार के हमारे रोग भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा यह शरीर इन्हीं तत्वों से बना है। इन्हीं तत्वों को हम जाने अनजाने, लोभ के कारण, ग्रीड के कारण जो है, हम अनजाने में इनको क्षति पहुंचाए जा रहे हैं और यह अनवरत चल रहा है। अब जागरूकता बढ़ गई है, लेकिन फिर भी पोल्यूशन इतनी चरम सीमा पे है कि हम सभी खोज रहे हैं कि क्या क्या ऐसा उपाय हो सकता है जो हम इस तरह के हेल्थ इफेक्ट्स, जो दुष्प्रभाव आ रहे हैं, जैसे आप अस्थमा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सडन कार्डियक अरेस्ट, कई प्रकार के आंतों के, पेट की बीमारियां, कैंसर आदि कई प्रकार की बीमारियों से हम सभी त्रस्त हैं। इसके बारे में मुझे और कहने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि हम सभी इसके साक्षी हैं। लेकिन देखिए ना, विडंबना ये है कि हम इतना हद तक हम पंच महाभूतों को पल्यूट कर चुके हैं कि अब हम इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। ऐसे में हम जो जिस फील्ड का है, जैसे मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे लगता है माइक्रोबियल कॉसेस के कारण ही बीमारियां हो रही है। जो केमिस्ट है उसको लग रहा है केमिकल कारण से हो रहा है। जो इंजीनियर है वो सोच रहे हैं इंजीनियरिंग जो त्रुटियां हैं उसके कारण हो रहा है। जो जिस फील्ड का है वो ऐसा सोच रहा है कि उस कमी के कारण ही यह जो है इतने प्रकार की बीमारियां बढ़ रही है, जबकि हमें समग्र सोच की जरूरत है। हम एक तरफा सोच रहे हैं, हमारा फोकस सिर्फ एक दिशा में है, तो इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हमें कुछ हरा सोचना पड़ेगा। हरा यानी हमें परिष्कृत सोच की आवश्यकता है। होलिस्टिक इंटीग्रेटिव मेडिसिन के बारे में सोचने की आवश्यकता है, जिसमें हम अभी आधुनिक विज्ञान के साथ साथ हमारे पारंपरिक विज्ञान, जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित किया गया समग्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, उनको जोड़ते हुए यदि हम आगे चलेंगे तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ रामबाण हमें जरूर मिलेगा। इसी सोच के साथ में, और इसके साथ में मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि आज जो 90% से ज्यादा जो बीमारी है वो साइकोसोमैटिक है। ये 4 साल पहले का आंकड़ा था। अब तो ये 95% से 97% तक जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक यानी मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कारण के कारण हमारे स्थूल शरीर में जो बीमारियां आ रही हैं, यही है 95 से 97% बीमारियां, जो अभी आने वाले समय में और बढ़ने की संभावना है। आज जो अवसाद यानी डिप्रेशन, एंजाइटी, कई प्रकार के साइकोटिक डिजीजेस जो बढ़ते जा रहे हैं, उसका कारण यही है कि हमारा असंतुलित सोच और विचार के कारण ही हो रहा है। और शरीर तो हो ही गया है रोगी, लेकिन जो उसका मूल जो है, अदृश्य जो शक्तियां हैं, जो सूक्ष्म जो शक्तियां हैं, वही थॉट्स एंड इमोशंस है। हम अगर उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो किसी भी हाल में हम इस रावण रूपी बीमारी से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो थॉट्स एंड इमोशंस को एड्रेस करने का सबसे सुंदर तरीका हमें लगता है कि यज्ञ जैसे पवित्र, ये अगर इसको मैं टेक्नोलॉजी बोलूंगी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि समसिद्धि की स्थिति में रहते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने इसको खोजा था। सीधे इटेरियल यानी आकाश तत्व से उन्होंने सीधे उसको यहाँ उसको एविडेंस के रूप में प्रेषित किया था। तो खोजने का मतलब यही था कि क्या हवन करने से
इतने तरह की बीमारियां, इतने तरह के पोल्यूशंस का समाधान क्या हम ढूंढ सकते हैं? तो मैं, यह मेरी जर्नी करीब 13 साल की हो गई है। 2011 में शुरू किया था, 2013 में हमारा रिसर्च हुआ, तो अब करीब करीब 14-15 साल होने को आ गया है। तब मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि ऋषि मुनियों द्वारा इसको लाया गया यह पद्धति जो है बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और रामबाण सिद्ध हो सकता है कई प्रकार की आज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो ये थोड़ा सा क्षमा चाहूंगी, ये प्रेजेंटेशन मुझे दूसरे सिस्टम पे डालना पड़ा टेक्निकल एरर के कारण, तो कुछ प्रेजेंटेशन जो है वो सिमेट्री बिगड़ रही है, क्षमा चाहूंगी इसके लिए। तो अगर हम साइंस के रूप में बात करें तो ये ओब्लेशंस इन फायर, यानी जो हम आहुति देते हैं, वो भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये बोल के जब हम देते हैं कुछ सेकंड लगता है, इसमें 15 से 20 सेकंड लगता है। तो इस सेकंड में जो हमने आहुति दी और उससे पहले हम पवित्रीकरण करते हैं, हमारे मन और बुद्धि को संतुलित करते हैं। तो संतुलित मन से, संतुलित बुद्धि से जब हम इसमें आहुति देते हैं तो वो कंप्लीटली कंबस्ट हो जाता है, पूर्ण तरह उसमें वाष्पित हो जाता है, सबलाइम हो जाता है और उसका रूप बदल जाता है। एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, ये हम सभी जानते हैं, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो जो हमने सामग्री में भी एनर्जी है, जो हमने डाला, मन से जो हमने एनर्जी डाला, हमारे विचारों से जो हमने उसमें एनर्जी डाला, वो उसमें वाष्पित होकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद इतना सूक्ष्मीकरण हो जाता है कि उसको हम जब इनहेल करते हैं तो कई प्रकार के हमें उससे फायदे हो सकते हैं। यह हमने प्रत्यक्ष हमारे इस रिसर्च में जाना। इसके अलावा मेंटल पीस, मेंटल काम, ये तो बाई प्रोडक्ट है, जबकि बहुत बहुत ज्यादा महत्व रखता है। 96% जो है वो सूक्ष्म जगत से शुरू होता है, सिर्फ 4% जो है हमारा स्थूल जगत है। जैसे हम अन्न खाते हैं तो खाली 4% है। हमारा सोच, विचार, वातावरण का शुद्धिकरण जो है 96% है, जो इसका आधार है। तो पिछले 3 दिनों में स्वामी जी ने और पूरे टीम ने आपको इनके बारे में सब बता ही दिया है कि यज्ञ में हम देवत्व का धारण करते हैं, अर्थात हमारे मन और बुद्धि का परिष्कृत रूप, उसी को देव कहते हैं, है ना। हमें परिष्कृत करते हैं, संगतिकरण करते हैं, तो सबके साथ सामंजस्य बिठा के काम करना भी सीखते हैं, और दान करते हैं, निष्काम ध्यान करते हैं, बिना किसी फल के प्राप्ति की इच्छा से जब हम सैक्रिफाइस करते हैं। यज्ञ मतलब मात्र कर्मकांड नहीं है, यज्ञ मतलब यज्ञ में जीवन होता है। तो ये इतना सुंदर जो यज्ञ पद्धति के बारे में जब पढ़ा तो हमारी जिज्ञासा जाग उठी। 2011 में स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी जो आर्य समाज से जुड़े हुए थे उस समय, तो उन्होंने, उनकी प्रेरणा से, और डॉक्टर राजा बाबू पवार साहब जो कि कुलपति थे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज राजस्थान जयपुर में, उनकी संरक्षण में हमने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया मेडिकल कॉलेज अजमेर में, माइक्रोबायोलॉजी विभाग में। उस समय मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी। तो बड़ी जिज्ञासा थी कि इतने बड़ा विज्ञान और हम कुछ जानते नहीं है, इससे माइक्रोब्स पे क्या असर होता होगा। जिज्ञासा से शुरू हुई तो हमने पाया कि एक दिन के एक्सपेरिमेंट में, मात्र 45 मिनट के हवन में, हमने पाया कि इतने तरह के जो कीटाणु, जो तरह तरह के कीटाणु, कुछ आपको यहाँ पे इसके रूप बताए हैं, इतने प्रकार के कीटाणु होते हैं, वो 95 to 100% जो है खत्म हो गए। स्पेशली ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, एक प्रकार के कीटाणु है। ओवरऑल अगर बात करें तो 75% से 80% जो है कीटाणु जो कि रोगजनक होते हैं, ह्यूमन बींग्स में बीमारी करते हैं, वो सब खत्म हो गए। तो हमें और पुष्टि मिली कि मतलब मात्र ये कल्पना नहीं है, डेफिनेटली इसके पीछे कोई साइंस है। तब इस साइंस को खोजने की और जिज्ञासा हुई। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है हमारे भारतीय, इसका सर्वोच्च संस्थान है जो इस तरह के वैज्ञानिक शोधों को प्रमोट करता है, उनके पास प्रपोजल भेजा। काफी समय के उनके क्रिटिकल एनालिसिस के बाद में करीब 1 साल लगा, कई सारे संशोधन भी हुए। उसके बाद हमने एक बड़े रूप में इसको करने का सोचा। तो मेडिकल कॉलेज अजमेर में आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ कक्ष बने हुए दिख रहे हैं आपको। ये सन 2013 की बात है, अक्टूबर नवरात्रि के समय की बात है। ये बहुत बड़ी एक सहयोग ही है कि नवरात्रि में ही ये विचार आया कि इस पे माइक्रोब्स पे भी शायद असर होगा। और 2011 की बात है जबकि कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, और जो मटेरियलाइज हुआ 2013 में हुआ, वो भी नवरात्र के दिनों में ही हुआ। तो डेफिनेटली इसमें कोई दैवीय शक्ति है, हम कर नहीं रहे हैं, हमसे वो देव शक्तियां करवा रही हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एक स्मोक चैम्बर है और एक हवन चैम्बर है।
जो हवन चैम्बर में जो हवन कुंड है वहाँ हवन किया गया, और जो आपको ऊपर जो एक चिमनी हुड दिख रही है उसके माध्यम से उसकी सारी दुबे को ले जाके जो स्मोक चैम्बर आपको दिख रहा है उस स्मोक चैम्बर के अंदर उसको इकट्ठा किया गया, और उसमें तरह तरह के हमारे जो कीटाणुओं के जो कल्चर्स हैं उसको एक्सपोज किया गया। और लेटेस्ट तकनीक के द्वारा श्री राम इंस्टीट्यूट दिल्ली हमारे साथ था, जो कि इस कार्य को करने के लिए प्रमाणित है। तो उनके मदद से हमने इन सारे गैसेस को कलेक्ट करके फिर उनकी एनालिसिस किया, और जो माइक्रोबियल एनालिसिस है यानी माइक्रोब कितने मरते हैं, कौन से मरते हैं, किस हद तक उनमें इफेक्ट आता है, यह हमने अजमेर मेडिकल कॉलेज में ही देखा हमारे विभाग में। तो ओवरऑल ये जो चित्र है ये आपको बताता है कि हवन कुंड है, हवन से जो निकलता है धुआं, उसमें कई प्रकार के छोटे छोटे कण होते हैं जो कि मैक्सिमम लाभदायी कण होते हैं। इनको ले जाके जो एक्सपोजर आपको प्लेट दिख रहा है, पैथोजेनिक बैक्टीरियल कल्चर यानी जो ह्यूमन बींग्स में बीमारी करते हैं वो सभी कीटाणु एक एक करके हमने रख के देखा कि उनपे कितना असर आता है। आधे घंटे तक रख के देखा, और फिर उसके पहले और बाद का उसकी संख्या में क्या कमी हुई या वृद्धि हुई, जो भी हुई उसका एनालिसिस किया हमने। उसके अलावा उसी चैम्बर से गैस को कलेक्ट करके हमने देखा कि क्या हवन से जो धुआं निकलता है वो प्रदूषण करता है या उसमें कुछ और तरह के केमिकल्स हैं जो कि लाभ भी कर सकते हैं क्या, ये सब देखना जरूरी था। क्योंकि जब तक वो मापदंड पे नहीं उतरेगा, साइंस उसको नहीं वैलिडेट करेगा, वो जन सामान्य तक उसको स्पष्टता से लेके जाना, एक थेरेपी के रूप में लेके जाना पॉसिबल नहीं था। तो ये सब करना जरूरी था। तो रेस्पिरेटरी सैम्पलर वगैरह यूज किया हमने, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आईएसओ मापदंड के अनुसार सारे हमने इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए इसमें, और पृथक पृथक वुड को डाल के फिर घी को डाल के, मतलब समीदा समीदा का पृथक से परीक्षण किया, फिर उसमें घी डाल के दोनों का संयुक्त उसका क्या असर आता है वो भी देखा। उसके बाद समीदा, घी और सामग्री है ना, तीनों को एक साथ डाल के जैसे हम हवन में करते हैं उनका प्रभाव भी देखा। लेकिन साइंस ये मानता है कि आप अगर खुले वातावरण में करेंगे तो हवा के साथ उड़ जाएगा, तो आपको उसका कंसंट्रेशन पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें वो चैम्बर्स भी बिल्ड करने पड़े ताकि हम क्लोज एनवायरनमेंट में एक साइंटिफिक रूप में इसको करके उसको प्रमाणित कर सके। तो इस अनुसंधान में हमने दोनों तरह के काम किए, खुले वातावरण यानी दरवाजा खिड़कियां खोल के जैसे हम हवन करते हैं घर में वैसा भी करके देखा, उसका भी परीक्षण किया। और जब क्लोज रखते हैं, सब कुछ क्लोज रख के जब वो स्मोक बढ़ जाता है तो क्या होता है वो भी हमने देखा इसमें। इसके अलावा जो हवन की दुबे से एक तरह तरह के वाटर में, इथेनॉल में, मिथेनॉल में, सभी प्रकार के सॉल्वेंट्स में एक्सट्रैक्ट किया, फिर उस एक्सट्रैक्ट का अलग अलग कीटाणुओं पे क्या प्रभाव आता है वो भी देखा। और GCMS एनालिसिस यानी गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, ये बहुत नवीनतम लेटेस्ट और प्रमाणित टेक्निक है जिसमें किसी भी चीज के अंदर क्या क्या केमिकल्स होते हैं वो स्पष्ट रूप से विद परसेंटेज आ जाता है। तो ये सारे हमने परीक्षण किए। तो मुख्य रूप से इस अनुसंधान में हमने बैक्टीरिया के जीवित कल्चर पर हवन की दुबे के असर का अध्ययन किया। दूसरा हमारा उद्देश्य इस अध्ययन में ये था कि हवा में मौजूद बैक्टीरिया की मात्रा पर हवन के दुबे का क्या असर आता है। ये दो तरीके हमने इसमें अनुसंधान के लिए कार्य किए, और 2015 में इसके रिजल्ट्स हमें बहुत ही प्रभावशाली रिजल्ट्स आए, जिसको हमने बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट भी किया, काफी सराहा गया। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसमें जो वैज्ञानिक मापदंड अनुसार जो किया है वो जैसे हवन से पहले क्या था, एक सेकेंड, हवन से पहले हवा में क्या मौजूद थे, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे एयर क्वालिटी इंडेक्स के मानक होते हैं, जैसे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM, टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी TSPM, नॉक्स यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्साइड्स, उसके और ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, रेसिडुअल पेस्टिसाइड्स, पॉलीक्लोरो बाइफिनाइल्स PCBs, PAH यानी पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और लेड। इन सारे मानक जो हैं ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को परखने के लिए कि वो कितना शुद्ध है, कितना सही है, उसके लिए करना जरूरी है। हालांकि ये यूनाइटेड स्टेट्स के NAAQS यानी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के उसको मानक मानते हुए, क्योंकि एम्बिएंट एयर के लिए हमें और कोई मानक नहीं मिला, उनके स्टैंडर्ड को मानते हुए हमने इसको परखा।
तो ये 3 फेज में हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो आपको ज़्यादा डिटेल में मुझे बताने की इसमें इसलिए ज़रूरत नहीं है कि फाइनल आप फेज 3 में देखिए। फेज 1 में जो किया हमने, ये सब हवन के पहले के हवा के मानक हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड CO है ना, ये 1.6 था फेज 1 में। फिर हमने 2 महीने बाद जब फेज 2 किया तो 1.8 था, मतलब हल्का बढ़ा हुआ था। फेज 3 में आते आते 1.1 हो गया वो, मतलब हवन से पहले भी लगातार जब आप उस फेज में हवन करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कण उसमें कम हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का 0 होना जरूरी नहीं है। आप देख सकते हैं NAAQS स्टैंडर्ड जो है कहता है कि वो 4 तक परमिसिबल है, और 1.1 तक होना ये बहुत अप्रोप्रिएट अमाउंट है, क्योंकि थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। और कई प्रकार के मेंटल इलनेसेस में जब कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत कम मात्रा दी भी जाती है एज अ पार्ट ऑफ थेरेपी, तो इस परसेंटेज में ये बहुत ही लाभकारी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी आप देख सकते हैं कि लगातार हवन करने से उस वातावरण में, हवन से पहले ही जो वातावरण जो है वो भी, उसमें भी फर्क देखा गया कि वो कम हो गया है। बाकी रेसिडुअल पेस्टिसाइड्स, PCBs, PAH, ये सब हवन से पहले पाए नहीं गए, क्योंकि हमने नॉर्मल एक मेडिकल कॉलेज के रूम में उसको कंस्ट्रक्ट किया था। अब हवन के दौरान देखिए कितने सुंदर परिणाम आए हैं। हमने अलग अलग प्रकार के हवन एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जैसे मैंने आपको बताया, काली समीदा को जलाकर, समीदा और घी के साथ में, फिर समीदा, घी और सामग्री के साथ में। अब ये तीसरे नंबर पे देखिए NH जो लिखा हुआ है, NH यानी नेचुरल हवन, यानी दरवाजे खिड़कियां खुले हुए थे और हमने समीदा, घी और सामग्री तीनों को डाल के हवन करके देखा। तो RPM जो है 282 था। ये जो ओशा के स्टैंडर्ड्स हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ हजार्ड्स वाले स्टैंडर्ड्स हैं, जो इसके लिए कंपेरेबल मानक माने जाते हैं। 5000 तक अलाउड है, इसमें 282 भी था। मतलब हवन के दौरान भी देखिए, जैसे हमारी एक भ्रांति है ना, हवन करते हैं तो प्रदूषण होता है, इतना सारा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, ऐसा नहीं है। जो निकलता है वो इतने सुंदर रेशियो में निकलता है कि वो आपके शरीर के लिए लाभदायक हो जाता है, और इतने सूक्ष्मीकरण करके फिर लाइट के साथ में इंटरैक्ट करके बहुत सुंदर वॉलेटाइल्स बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर का जो NH वाला है, वो उस सारे जो वैल्यूज हैं वो ओशा स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा कम है। इससे ये सिद्ध होता है कि यह बहुत ही सेफ है। अगर आप खुले वातावरण में करते हैं, तो जैसा कि आमतौर पे हम करते ही हैं, तो निश्चिंत होकर हम कर सकते हैं। किसी को भी हम आज कह सकते हैं कि हवन से प्रदूषण नहीं होता है, हवन से सिर्फ लाभ ही लाभ होता है, वातावरण शुद्ध होता है। उसके लिए हमारे पास आज ये डाटा अवेलेबल है। और दूसरा और मानक देखिए आप, कार्बन मोनोऑक्साइड हवन के दौरान, थर्ड नंबर, नेचुरल हवन के दौरान 3.2। बाकी सब हवन, जैसे वुड को जला के देखा तो थोड़ा ज्यादा था, वुड और घी को जला के देखा तो 6.2 हो गया था कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। पर जब सामग्री भी डाल दी तो उसकी मात्रा कम हो गई। मतलब ये इतना साइंटिफिक है कि लकड़ी थोड़ी देर के लिए जलाना है, फिर उसमें घी की आहुति देना है, तो उसमें कुछ अलग प्रकार के केमिकल उसमें प्रोसेस चलता है, जो मैं आगे भी आपको बताऊंगी। और फिर जैसे ही आपने उसमें सामग्री डाला तो कार्बन मोनोऑक्साइड की लेवल तो कम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल डेफिनेटली थोड़ी ज्यादा है, पर मानक के 5000 से कम ही है, मतलब एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड में है। और बाकी PCB, PAH, रेस्पायरेबल पार्टिकल्स, ये सब कुछ भी पाए नहीं गए, हेवी मेटल्स ये सब नहीं पाए गए, यानी हवा शुद्ध है। जब हम हवन करते हैं तो वातावरण पूर्ण शुद्ध हो जाता है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, थोड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो कि शरीर के लिए आवश्यक होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड डेफिनेटली थोड़ा बढ़ता है, लेकिन मानक मापदंड के अनुसार ही निकलता है। तो इन सब का क्या क्या रोल है अब मैं आगे आपको बताऊंगी। तो हवन, यह सब देखने के बाद में हम क्लियरली कह सकते हैं कि हवन से पोल्यूशन नहीं होता है, और जो भी गैसेस निकलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो इतने सुंदर रेशियो में निकलते हैं कि वो बाकी सारे जो वॉलेटाइल, मेडिसिनल, लाभदायक कण हैं वो आपको फेफड़ों तक पहुंचाने में काम करते हैं, ताकि आपको लाभ हो सके। अब दूसरे तरह का हमारा उद्देश्य के अनुसार हमें माइक्रोबियल कॉलोनीज में कितनी गुणवत्ता में कमी आई या बढ़त हुई वो देखना था। तो हमने एयर सैम्पलर यूज किया। आप यहाँ देख सकते हैं, हाई एयर फ्लो सैम्पलर यूज किया, हाई मीडिया का, जो कि हाई स्टैंडर्ड का
सैम्पलर है। नॉर्मली प्लेट्स ऐसे रख के एक्सपोज करके भी कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता है, लेकिन हमने उच्चतम स्टैंडर्ड जो उस समय अवेलेबल था वही यूज किया। तो हमने पाया कि देखिए बिफोर हवन आप प्लेट में देख सकते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो ऐसे बैक्टीरिया को भी कुछ खाने को चाहिए होता है, हमारे शरीर में जाएगा तो हमारे शरीर का खाना खींच के वो खाएगा। तो बाहर उसको उगाना है तो हमें कुछ ऐसे मीडिया देने पड़ते हैं, यानी एक तरह का एक रोटी मान लीजिए कि रोटी के ऊपर उसको उगाना है, एक कल्चर प्लेट यानी उसके लिए रोटी। तो ये आप बिफोर हवन देख सकते हैं, देखिए पूरा प्लेट में भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है। और जैसे ही हवन का अंत हुआ, आप देखिए ना वो सारे सिमेट के 1 या 2 कॉलोनी में हो गए। और 24 आवर्स आफ्टर हवन, ऊपर वाला पिक्चर देखिए आप, आफ्टर हवन जो है मात्र 1 या 2 कॉलोनी रह गए, जबकि पहले पूरा प्लेट भरा हुआ था। इससे हमें कोई भी इसके लिए बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, कोई भी इसको देख के बता सकता है कि हवन से हानिकारक कीटाणु जो है उनकी संख्या में कमी आती है, बहुत सिग्निफिकेंट कमी आती है। अब खाली जब हमने वुड को जला के देखा, तो हमने देखा कि 60% जो है बैक्टीरियल बायोलोड की कमी हो जाती है, और केमिकल बायोएक्टिव्स बहुत सारे निकले हैं, पर कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इरिटेशन थोड़ा सा हमें महसूस भी हो रहा था। इसीलिए खाली लकड़ी जलाना, वो पीपल का वुड ही क्यों ना हो, जैसे कि हमने यूज किया आम की लकड़ी, पलाश की लकड़ी, गूलर की लकड़ी, सब मौसम अनुसार हम यूज करते हैं। हमने इस वाले में पीपल की लकड़ी यूज करी थी। तो पीपल की समिधा भी आप लगातार नहीं जलाना चाहिए, उसकी भी एक विधि है, हवन की एक विधि है कि इतने समय इतने मंत्र बोलने तक आपको समिधा जलाना है, ताकि अप्रोप्रिएट मात्रा में सारे मानक, आई एम सॉरी, ये ओके, ये इसके विजिबल नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो खाली समिधा को जब जलाया तो 40% जो निकले जो उसमें जो केमिकल्स निकले, जो जीसीएमएस से हमने एनालिसिस किया, तो मात्र फिनॉल्स थे, जो कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल होते हैं। आजकल एंटीऑक्सीडेंट तो हम लोग सब खरीद के खाते हैं, है ना, बहुत महंगे महंगे एंटीऑक्सीडेंट खरीद के खाते हैं, जबकि देखिए खाली एक लकड़ी जलाने से एंटीऑक्सीडेंट जो निकलता है वो आपके शरीर के अंदर की जो सुपर ऑक्साइड्स हैं उसको खत्म करता है, एंटी माइक्रोबियल यानी कीटाणुओं से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। आई एम सॉरी, इसमें सारे केमिकल समहाउ डिस्प्ले नहीं हो रहे। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट था हमारा समिता के साथ में घी को डाल के फिर जला के देखना। तो हमने देखा कि खाली समिता से तो 60% कीटाणु मरे थे, अभी 70% तक कीटाणु जो है कम पाए गए, और वो 48 आवर्स तक यानी 2 दिन तक उसका इफेक्ट बरकरार रहा, और कई सारे केमिकल्स प्रोड्यूस हुए जो मैं अभी आपको बताऊंगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो है काली समिधा के मुकाबले देखें तो कम हो गई। तो ये एक तरह की एक प्रक्रिया है, पहले लकड़ी को जलाना, फिर घी डालना, फिर मंत्रों के साथ में फिर सामग्री डालना। अब देखिए ना कितने सुंदर सुंदर केमिकल निकल रहे हैं। समिधा के साथ में घी डाला तो कम से कम 19.7% एंड 14.59% जो है बहुत एसेंशियल फैटी एसिड्स है, ये ऑलिक एसिड बहुत एसेंशियल फैटी एसिड है, टेट्राडेकनोइक एसिड जो कि एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी रखता है, टीबी के कीटाणुओं को खत्म करने की क्षमता रखता है, ऑक्टाडेकनोइक एसिड जो फंगस से लड़ने की क्षमता रखता है, और कम कम मात्रा में जो बाकी आप केमिकल्स देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में परसेंटेज है, राइट साइड में केमिकल का नाम है। तो इतने सुंदर केमिकल्स निकले। इसमें मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि आखिरी में देखिए नीचे नीचे 1.45% जो निकला वो है 2356 टेट्राफ्लोरोएनाइजोल। इसका ये केमिकल नेम है, इसका कॉमन नेम है इमीपेनम। इमीपेनम अगर यहाँ पे कोई चिकित्सक बैठे हुए हैं तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। इमीपेनम जो है बहुत हाई लेवल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो आज बहुत खतरनाक बीमारियां जो कीटाणु कॉज करते हैं उनके अगेंस्ट यूज किया जाता है। और वो चीज देखिए पीपल की समिधा से निकल रही है, और मतलब आपको कोई इतनी महंगी दवाई खरीदनी नहीं है, 2000 रुपए की मात्र एक छोटी सी इंजेक्शन आती है उसकी। तो इतनी महंगी दवाई जो हम कीटाणु इमिपेनम रेसिस्टेंट बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं, और मात्र पीपल की लकड़ी जलाने में हमें प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा कुछ एंटी ट्यूमर फ्यूमरेलिक एसिड जो है एंटी ट्यूमर यानी कैंसर की रोकथाम में काम आ सकता है। तो यह बहुत सुंदर प्रक्रिया है, हवन जो है बहुत बड़ा विज्ञान है। अब तीसरे तरह का हमारा जो ये परीक्षण था वो था वुड प्लस घी प्लस सामग्री, तीनों को एक साथ जैसे हम हवन में करते हैं।
तो हमने देखा कि 90% से ज्यादा बैक्टीरिया जो हवा में थे वो कम हो गए। और ये इफेक्ट मात्र 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन नहीं, 3 दिन से भी ज्यादा दिन तक, 3 दिन तक हमने नापा, उसके बाद हम कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम, लेकिन तब तक ये बरकरार रहा। और ये क्यों रिडक्शन हुआ, तो इसको सीधा सीधा अगर वैज्ञानिक रूप में हम देखें तो बहुत सारे केमिकल एक्टिव्स जो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी वो निकल रहे थे, उनके कारण ही जो है इतने प्रकार के कीटाणु कम हो गए। और CO की मात्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा सबसे कम थी इस वाले हवन में। और जो बैठे हुए थे वो भी बड़े सुगमता से बड़े आनंद ले रहे थे, सुगंध का भी आनंद ले रहे थे। तो ये हवन जो है बहुत बड़ा विज्ञान है। अब आप देखिए कि हवन का जो एक परीक्षण वाला रूप हमने दिया तो हमने पाया कि 22.1% एन हेक्सेडेकेनोइक एसिड है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है, हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक है मतलब कोलेस्ट्रॉल कम करने की ताकत रखता है, नेमेटिसाइड यानी जो कीट मकोड़े जो होते हैं कृषि में भी काम आ सकता है उनको खत्म करने के लिए, एंटी कैंसर यानी कैंसर की रोकथाम में भी काम आ सकता है, बायोपेस्टिसाइड अगेन ये कृषि में काम आता है। तो ये जैविक खेती जो आजकल चल रहा है, जैविक खेती में अगर आप हवन की राख मिला देंगे या उस खेत में हवन करेंगे, जैसे वृक्ष आयुर्वेद में बताया गया है ऑलरेडी, तो ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है। जो फसल जो आएगा वो बहुत सुंदर और स्वस्थ होगा, और उस फसल से निर्मित फल हम खाएंगे, उस फसल से निर्मित अनाज हम खाएंगे, तो हमारा तन क्यों न स्वस्थ होगा। तो ये बहुत ही सुंदर एक हमारी परंपरा थी, बहुत सुंदर रचना की थी हमारे ऋषि मुनियों ने, जो सालों में कहीं हमने उसको बुला दिया या खो दिया। इसको पुनः पुनर्जीवित करने की जरूरत है साइंस की मदद लेते हुए। तो 18.3% जो है ओलिक एसिड है, जो कि अगेन एंटीऑक्सीडेंट एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एंटी कैंसर बायोपेस्टिसाइड एक्टिविटी होता है। टेट्राडेकेनोइक एसिड, बेंजोफ्यूरान 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्टाडेकेनोइक एसिड, ये एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी रखती है, यानी टीबी क्षय रोग में ये काम आता है। स्वामी यज्ञदेव जी यज्ञ थेरेपी से कई लोगों की मतलब वो थेरेपी कर रहे हैं, तो क्षय रोग भी, कई प्रकार के क्षय रोग भी ठीक हुए हैं। तो वो ऐसे ही नहीं हुए हैं, उसका प्रमाण आपके सामने है, टेट्राडेकेनोइक एसिड। इसके अलावा आप देखिए जो 32% जो निकले हैं वो इस प्रकार के केमिकल्स हैं, जो अगेन एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी माइक्रोबियल है, अनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक है, एंटी इंफ्लेमेटरी सूजन रोधी है। आज हम इतने प्रकार के दवाई खाते हैं, ब्रूफेन खाते हैं, डाइक्लोमोल खाते हैं, डाइक्लोजेसिक खाते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि मुझे दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, ललाई हो रही है, एंटी इंफ्लेमेटरी स्टेरॉइड दे देंगे या तो, है ना, जो आखिरी स्टेज में। जबकि आप हवन जब करते हैं तो इतने मिक्सचर ऑफ केमिकल्स होती हैं, और इतने कम कम मात्रा में होने के बावजूद इतने सुंदर तरीके से हेक्साडेकेनोइक एसिड ओलिक एसिड के साथ में मिलके एक बहुत सुंदर मिसल बना देता है। हवा में वो तैरता रहता है और धीरे धीरे आपके फेफड़ों में आपके श्वसन के माध्यम से अंदर जाता है और आपके शरीर को प्रभावित करता है और आपको आपको रोग मुक्त करता है। तो बहुत ही सुंदर ये प्रमाण मिला हमें। 8 हेप्टाडिकिन जो है एक्यारीसाइड है, एक्यारीसाइड यानी जो भी कीटाणु होते हैं, कीट होते हैं, उनको खत्म करने में काम आता है। तो जैविक खेती में भी ये काम आ सकता है। पौधों की पौधों की अच्छी फसल के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे वाले केमिकल्स भी हमें इसमें मिले हैं। अब हमने देखा कि सामग्री जो हमने इसमें विकसित की थी, करीब 40 प्रकार की अलग अलग तरह की सामग्री, कई परीक्षणों के बाद अलग अलग मात्रा में हमने यूज करके हमने पाया कि ऐसी सामग्री विकसित करी जो कई प्रकार के कीटाणु, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, जैसे ई कोलाई, क्लेब्सियला, आपने अगर नाम सुना होगा तो, सुडोमोनास एरुजिनोसा, अभी मैंने आपको बताया इमिपेनम रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, क्योंकि हाईली बहुत महंगी दवाइयां देने के बाद भी जो कंट्रोल में नहीं आते, वो वाले बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी ये सामग्री बहुत असरदार हमने पाया। तो इसी वजह से हमारा यह पेटेंट भी हो पाया। पेटेंट करने की गुस्ताखी मतलब हमारी जरा भी मंशा नहीं थी कि हम अपने नाम कर सके, खाली ये था कि हिंदुस्तान की परंपरा, ऋषि मुनियों की परंपरा, इसी देश के नाम से पेटेंट हो जाए। और मात्र ये सामग्री पेटेंट नहीं हुआ है हमारा, यह पूरा पद्धति जो है, जो हमने ये चैम्बर जो डिजाइन किया है, वो भी पेटेंट हुआ है। तब आप देखिए इसमें इतने सुंदर केमिकल्स हैं। सामग्री का पायरोलाइजर एनालिसिस, यानी पायरोलाइजर एक मशीन है जिसमें आप 600 डिग्री 700 डिग्री तक ले जाके, जैसे हवन में होता है,
सीधे उसको वाष्पित कर सकते हैं। मतलब आपको आधा घंटा वेट नहीं करना पड़ेगा, 2 मिनट में वो उसको वाष्पित कर देगा पर्टिकुलर टेम्परेचर में। तो आपको पता चलेगा कि इसमें से क्या वॉलेटाइल्स निकलते हैं। तो देखिए ये वाले सुंदर वॉलेटाइल्स निकले हैं जिनके एंटी ट्यूबरकुलर प्रॉपर्टी है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। सेम्ब्रीन एक बहुत ही उम्दा केमिकल है जो बहुत ही लाभदायक है ह्यूमन बींग्स के लिए और सभी जीव जंतुओं के लिए। लिमोनिन अगेन बहुत सुंदर केमिकल। 2-methoxy-4-vinyl फिनॉल ये एंटी म्यूटेजेनिक यानी एंटी कैंसर वाला और एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है। और लिमोनिन जो है एंटी एंजियोजेनिक है, यानी मस्तिष्क के कई प्रकार के हमारे ब्लड वेसल की कैंसर हो जाती है जिसमें ये बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है। तो आप देखिए जब आप पर्टिकुलर संधि काल में जब हम हवन करते हैं तो संधि काल में जो माइक्रोब्स चेंज हो जाते हैं हवा में, जो बैक्टीरिया चेंज हो जाती है, वो उनको खत्म करने में काम आता है। वायरसेस को भी खत्म कर सकता है, हालांकि हमने इसमें ये परीक्षण नहीं किया था, हमने सिर्फ बैक्टीरिया में किया है। तो इस परीक्षण से हमें पता चला कि सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें टुनबरगॉल है जो कि एंटी ट्यूबरकुलर इफेक्ट रखता है, ऑलरेडी नोन है ये। एंटी रूमेटिक, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी ये रखता है। तो टुनबरगॉल एक बहुत ही सुंदर केमिकल है जो इस हवन सामग्री को यूज करके जब हम हवन करते हैं तो हम पाते हैं। और जो लास्ट में आप देख रहे हैं बेंजोइक एसिड 2,5-bis ट्राइमिथाइल सेलॉक्सीमिथाइल एस्टर, ये एंटी फंगल एक्टिविटी रखता है, यानी कई प्रकार के कवक कवक जनित जो रोग होते हैं उसमें काम आ सकता है। यहाँ तक कि HIV में भी काम आ सकता है, HIV से पीड़ित रोगों में भी काम आ सकता है। तो ये सब ऑलरेडी नोन है। तो ये वैज्ञानिक पुष्टि पूरी तरह हो गई कि हवन जो है ऐसे ही एक अंधविश्वास नहीं है, एक खाली कर्मकांड नहीं है, इससे वातावरण की शुद्धि अवश्य होती ही है। अब हमारा ये जो नेक्स्ट वाला एक और उद्देश्य जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था वो ये था कि ये कौन से कीटाणुओं पर कितना असर करता है। अभी तक तो हमने वायु में देखा कि हवन से पहले वायु में क्या था, हवन के दौरान क्या था, हवन के बाद में क्या था, और फिर वो उसमें से जो निकला हवा उसके क्या केमिकल परीक्षण था वो हमने देखा। अब जो हमने एक्सट्रैक्ट किया हवन की सामग्री से और हवन के दुबे से, उसका असर हमने इतने प्रकार के कीटाणुओं पे देखा। मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में यहाँ बताना उचित नहीं समझती हूँ क्योंकि आप लोग जैसे डॉक्टर्स या मेडिकल वाले फील्ड के कितने हैं मुझे पता नहीं। तो ये बहुत बहुत जटिल बीमारियां करने वाली कीटाणु हैं। तो इस तरीके से हमने परीक्षण किया कल्चर प्लेट्स में, स्मोक चैम्बर के अंदर उनका आधा घंटे तक रख के देखा, फिर लेबोरेटरी में ले जाके उनका इंक्यूबेट करना होता है। एक दिन हमें देखना होता है कि कितना, एक दिन के बाद में पता चलता है कि ग्रोथ में कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, कितना कम हुआ। तो आप देखिए कि दो प्रकार के हमने कल्चर्स रखे थे, लिक्विड कल्चर एंड सॉलिड कल्चर्स। तो जो सॉलिड कल्चर है उनमें तो 98% से भी ज्यादा जो है सारे कीटाणु जितने हमने अभी मैंने आपको लिस्ट बताए वो सब मर गए। 98% से भी ज्यादा, 1-2% में ऐसा था कि 1-2 कॉलोनी बची हुई है, पूरी तरह मरे नहीं है ना। तो हम डोज बढ़ा सकते हैं, हवन की एक्सपोजर टाइम बढ़ा सकते हैं, तो हो सकता है वो भी पूरी तरह मर जाए। और नीचे वाला जो रिजल्ट है वो है लिक्विड कल्चर का। इसमें 90% करीब जो है सभी कीटाणुओं के प्रति बहुत सुंदर असर आया। ये हमारे कुछ मशीन से जिसमें हमने एक्सट्रैक्ट किया और इस तरह के हमने टेस्ट किए कई प्रकार के कीटाणुओं पे। हमें ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, जितने आसानी से यहाँ लग रहा है ना देखने में, बहुत जटिल प्रक्रिया है। पूरा 1 साल लगा इसको लेबोरेटरी में करने में और बहुत सारे डाइल्यूशंस करने पड़ते हैं। मतलब 1 ml का भी 1000वां हिस्सा है ना, माइक्रोलीटर्स में हमें इसकी परीक्षण करनी पड़ती है, तो बहुत सावधानी से करना पड़ता है। तो बहुत सुंदर असर आए टीबी के कीटाणुओं पर भी। देखिए इसका मैं टेक्निकल टर्म्स पे नहीं जाऊंगी, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। तो हमें हम बहुत ही मतलब मन प्रसन्न हुआ कि एक तरफ तो विश्वास है और एक तरफ ये वैज्ञानिक इसका पुष्टि होना, ये जो है इसको प्रमाणित करता है कि बहुत ही सुंदर टेक्नोलॉजी है। तो आप चाहे इसकी जो हवन की दुए को पानी में लें, जैसे कि आखिरी में, हवन के आखिरी में सब में वो छिड़कते हैं ना, जो कलश रखते हैं, उसमें हवन में जो हमने जो भी आहुतियां डाली उसके जो कण हवा में गए वो उस पानी में भी जरूर आएगा। हमारे सांस में अंदर जा रहा है, फेफड़ों में जा रहा है, पानी में भी आएगा। आखिरी में उस पानी से मंत्र पूरित उस पानी से हम उसको सबके ऊपर छिड़काते हैं, तो बहुत वो शक्तिशाली है, मेडिसिनल है।
वो इस आपके इस टेबल से आपको पुष्टि हो जाएगी कि पानी में देखिए पूरा पूरा कैम्फर है इसमें, है ना, कपूर जो होता है वही है पानी में। मिथेनॉल और इथेनॉल में थोड़े थोड़े अलग मात्रा में कैम्फर, आइसोएस्टेरोन, ट्यूमरोन, ये सारे DDMP4, यस, DDMP4 के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ये पौधों की, वृक्षों की बढ़त के लिए बहुत ही अच्छा केमिकल है। ये भी ऑलरेडी साइंस को नोन है, रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि अगर ये केमिकल निकलता है, हवा में होता है, मतलब वहां की खेती बहुत अच्छी होगी। तो वो भी देखिए ना, इस सामग्री से, इस हवन से निकल रहा है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि हवन का बहुआयामी उपयोग है। हमने जो अभी खोजा है मात्र 1% भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने उसको मन के ऊपर क्या असर है, हमारे विचारों के ऊपर क्या असर है, उसका ध्वनि का क्या प्रभाव होता है, ये सब अभी हमने देखा नहीं है। कुछ कुछ रिसर्चर्स कर रहे हैं और आने वाले समय में उसके लिए भी हमें प्रमाण अवश्य मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास रखती हूँ। तो समराइज करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके डीपोल्यूटिंग इफेक्ट्स है हवन के, एंटी प्लूराइटिक यानी खुजली मिटाने के तत्व, और जैसे हमारे फेफड़ों में जब बलगम जम जाता है ना, हार्ड हो जाता है, तो उसको पिघलाने की क्षमता होती है कैम्फर में, तो कैम्फर भी निकल रहा है इसमें। न्यूट्रिशनल तो है ही, जैसे जिस जगह हवा होता है, ये तो देवताओं के लिए अन्न माना गया है ना, यज्ञ को देवताओं के लिए अन्न मानते हैं हम। तो ऐसे ही नहीं है, देवता कौन है, देव भी तो हमारे अंदर ही है, देव और दानव हमारे अंदर ही है। देव यानी हमारे अंदर के अच्छी वृत्तियां जब जागृत होती हैं, हम देव हो जाते हैं। तो ओलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, लिनोइक एसिड, लॉरिक एसिड, ये सारे जो है हमारे शरीर को पुष्ट करने वाले तत्व हैं, हमें स्वस्थ करने वाले तत्व हैं, तो वो भी निकल रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले तत्व ओलिक एसिड, एन हेक्साडेकेनोइक एसिड, 2 डेकेनोइक एसिड, ये भी निकल रहे हैं। प्रमाणित किया है। एंटी फंगल एक्टिविटी पे अभी भी रिसर्च चालू है, कुछ प्रमाणित हो चुके हैं। और कार्बापेनम रेसिस्टेंट MRSA एंड MDR TB, ये बहुत ज्यादा जो दवाइयों का जिन पर असर नहीं होता है, अभी जो अवेलेबल है दवाइयाँ, ऐसे वाले कीटाणु हैं, इन पर भी हवन का एक्सट्रैक्ट का बहुत सुंदर हमें रिजल्ट्स मिला है। ये हमारे मुख्य पब्लिकेशन है, ये अभी तक इतने पब्लिकेशन हो गए हैं। मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगी कि उनके साथ से हम यहाँ तक पहुंच पाए। और अंत में यही कहना चाहूंगी कि यदि हमने आज भी हवन को साइंटिफिक रूप से नहीं समझा, जैसे बंद कमरे में नहीं करना है और विधि से हटके नहीं करना है, विधि पूर्वक करना है, वरना कुछ केमिकल रिएक्शन से गलत भी निकल सकता है, तो विधि पूर्वक करना बहुत जरूरी है। और अगर हम उतने ही बराबर हम वृक्षारोपण भी करें, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो एक दिन, वह दिन दूर नहीं है जब हमें इस प्रकार से कुछ दृश्य आम नजर आने लगेंगे। इसी के साथ में मैं धन्यवाद करूंगी पुनः कि आप सबने बड़े सब्र के साथ में मुझे सुना, और धन्यवाद जीव कल्याण बहुत समिति। बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विजयलता रस्तोगी जी आपका। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपने जो बताया कि आपने अभी तक 1 से 3% तक का कार्य किया है परीक्षण का, और मन पर होने वाले प्रभाव और परीक्षण की दिशा में आप निरंतर प्रयासरत हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे वो 96% हिस्सा जो अभी भी शेष बचा हुआ है, उसमें आपकी और आपकी पूरी टीम की विशेष उन्नति प्रगति हो, और समाज को इस पवित्र अनुष्ठान की और विशेष वैज्ञानिक आधारशिला आपके द्वारा प्राप्त हो, आपका यश और कीर्ति भी स्थापित हो। पुनः पुनः आपके इस प्रस्तुतिकरण के लिए हम हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। चूँकि अनुष्ठान आगे और लंबा चलना है, इसलिए समय की सीमा में रहते हुए हमें आगे अपनी गतिविधियों को प्रारंभ करना है। तो आपने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, आपने व्यस्तता से समय निकालकर जो आपने ये प्रस्तुति दी, बहुत ही आधार पूर्वक की प्रस्तुति, वैज्ञानिक स्पष्टीकरण आपके द्वारा हमें जो प्राप्त हुआ है, आपके इस पुरुषार्थ को, तपस्या को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं और परमात्मा से आपके उज्जवल स्वस्थ जीवन की कामनाएं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी।